नमस्कार, मैं डॉक्टर समता ओरडिया, डिपार्टमेंटल रिसर्च प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन अकाउंटिंग की प्रोजेक्ट फेलो, मोहनलाल सुखड़िया यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के द्वारा संचालित टैक्स लिटरेसी मिशन के तहत एक फिर से नए विषय पर डिस्कशन के लिए उपस्थित हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि जब हम मकान बेचते या खरीदते हैं और उस पर जो हमें इनकम होती है उस पर जो है टैक्स के क्या प्रोविजंस हैं। और इस विषय पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर शूरवीर सिंह भानावत सर। आप डीन एंड चेयरमैन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स मोहनलाल सुखड़िया यूनिवर्सिटी हैं। आपको इनकम टैक्स का विगत 30 वर्षों से पढ़ाने का अनुभव है, साथ ही आपने इस पर एक बुक भी लिखी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन। थैंक यू। तो सर, ये हमारा मकान है, हम बेच रहे हैं या हम कोई मकान खरीद रहे हैं, तो उस पर भी जो है वो इनकम टैक्स के दायरे में आ रही है वो इनकम सर? यस, देखिए, आपका रेजिडेंशियल हाउस हो या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो, तो हमारे यहाँ एक हेड होता है, कैपिटल गेन का हेड है। 5 हेड होते हैं, उसमें कैपिटल गेन का हेड होता है। तो कोई भी कैपिटल एसेट यदि हम ट्रांसफ़र करते हैं और उनसे यदि कोई इनकम अर्न होती है तो वो इनकम टैक्सेबल होती है, उसमें हमें टैक्स देना पड़ता है। चाहे आपका रहने का मकान हो, चाहे आपने किराए पर दे रखा हो, चाहे आप खुद रह रहे हो, कैसी भी स्थिति हो, लेकिन प्रॉपर्टी यदि आपने बेची है, उस पर यदि गेन हुआ है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो सर, हमारा कोई पैतृक मकान है और बेच रहे हैं और उसमें हमें इनकम हो रही है तो यहाँ भी हमें टैक्स नहीं छोड़ रहे हैं। एक्चुअली सर, क्या मेरी फ्रेंड के साथ एक दिक्कत हुई है। एक मकान है उनका, तो वो अराउंड 40 लाख का था जब बनाया, और अभी चूंकि उनकी प्रॉपर्टीज की रेट काफ़ी बढ़ रही है, उस एरिया की रेट्स काफ़ी बढ़ रही है, तो उन्होंने सेल किया तो उनको लाइक 1 करोड़ में बिका है। अभी 60 लाख का उनका प्रॉफिट हुआ है, पर वो तो अगर जो भी रेट चल रही है शायद 12.5%, तो उसके अकॉर्डिंग उनका काफ़ी टैक्स लग रहा है। तो क्या सर ये कोई यहाँ टैक्स प्लानिंग हो सकती है, कोई टैक्स सेविंग हो सकती है क्या सर यहाँ पर? देखिए, आप यहाँ पर 2 बड़े अहम क्वेश्चन आपने उठाए हैं कि एक तो टैक्स को कैसे बचाया जाए और एक टैक्स कैलकुलेशन की बात की। टैक्स कैलकुलेशन अभी हम नहीं बात कर रहे हैं, तो हम केवल आपको बताना चाहेंगे कि टैक्स कैसे बचा सकते हैं। जी सर। तो कैपिटल गेन हेड के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 54। अच्छा। और सेक्शन 54 में आपके टैक्स प्लानिंग के प्रोविजंस हैं, और सेक्शन 54 को फॉलो करते हुए आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। अच्छा। और बचाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, आपको कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे। ओके। तो इसके लिए क्या है कि यदि आपने रेजिडेंशियल हाउस बेचा है जी। और रेजिडेंशियल हाउस बेच करके यदि कोई इनकम आप अर्न करते हैं और वापस पैसा रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर देते हैं, जी, तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो सरकार की मंशा यही है कि जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो वापस प्रॉपर्टी आप लें रहने के लिए। तो आपने रेजिडेंशियल हाउस बेचा और आपकी सैलरी रेजिडेंशियल हाउस 1 करोड़ में बेच दिया, अब वापस रेजिडेंशियल हाउस खरीद लेती है। तो सर मैं कब खरीदूंगी? अभी तो मैंने डिसाइड ही नहीं किया। हाँ, खरीद लेती तो एग्जम्पशन। अब उसके बाद में एग्जम्पशन, तो इसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं कि ट्रांसफर की डेट से 2-3 शर्तें पूरी होनी चाहिए इसके अंदर। पहली शर्त, जो मकान आपने बेचा है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि 2017 के बाद ये प्रोविजन आया कि 24 महीने से ज्यादा आप होल्डिंग करके बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कहलाता है। मकान 24 महीने से ज्यादा मेरे अधिकार में रहा, यानी आपने 2 साल तक आपने उसको यूज किया, 2 साल आपके अधिकार में रहा, यानी 2 साल से पहले आपने खरीदा। द होल्डिंग पीरियड इज 2 years और मोर देन 2 years। लेकिन 2017 से पहले 3 years हुआ करता था। तो खैर एनीवे, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए नंबर 1, तो ही आपको एग्जम्पशन मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो एसेट आप बेच रहे हो, जिस डेट को आपने बेचा है उस डेट के ट्रांसफर के 1 साल पहले या ट्रांसफर की डेट के 1 साल बाद, 2 साल बाद नया मकान परचेज करें। अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल आज डेट है 24 जनवरी 2026, तो इसका 1 साल जस्ट पहले यानी 25 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2026 के बीच में मैंने कोई मकान खरीद लिया और आज मैं मकान बेचता हूं तो मैं इंटाइटल्ड हो जाऊंगा एग्जम्पशन के लिए, राइट? या फिर ट्रांसफर की डेट के बाद के 2 सालों में, यानी आज 24 जनवरी 2026 है तो इसके 2 साल बाद यानी 24 जनवरी 2028 तक मैं नया मकान खरीद लेता हूं, या फिर अगले 3 साल के अंदर नया मकान कंस्ट्रक्ट करा लेता हूं। कंस्ट्रक्ट का मतलब नया मकान कंस्ट्रक्शन करके मैं निर्माण करता हूं तो भी एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो सर, जैसे आज की तारीख में मैंने कोई मकान बेचा है और मैंने इससे जस्ट 1 साल पहले कोई नया मकान खरीदा, तो आज की तारीख में बेचे हुए इनकम पर मुझे डिडक्शन मिल रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन
आज की तारीख से 2 साल बाद या 3 साल बाद अगर कोई मकान अगर मैं खरीद रही हूँ या बना रही हूँ, तो उस केस में डिडक्शन हाँ। आज कैसे दे देंगे? यस यस, देखिए हमारे यहाँ कुछ प्रोविजन है कि इनकम टैक्स में प्रोविजन है कि आपको इनकम टैक्स ऑफिसर इस बात को संतुष्ट करना होगा कि मैं अगले 2 साल में मकान खरीदने की प्लानिंग कर रही हूँ या 3 साल में मकान बनाने की मैं कंस्ट्रक्शन करूँ, या तो आप उनको कन्विंस कर दीजिए। Okay. और कन्विंस करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि जो मकान आपने बेचा है और जो पैसा आया है उसको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर एक अकाउंट खुलता है। अच्छा। हमारे यहाँ कैपिटल गेन अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट स्कीम है 1988। Okay. उसके तहत आप एसबीआई में जाकर के अकाउंट खुलवा दीजिए ठीक है। और जो पैसा आपने कमाया है वो पैसा उसमें डाल दीजिए। अच्छा। वो डाल देंगे तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर को कह दीजिए कि देखो हमने ये पैसा इसमें डाल दिया है, नाउ दिस अमाउंट विल बी यूज्ड टू परचेज द हाउस और कंस्ट्रक्ट द हाउस, देन यू आर एंटाइटल्ड टू गेट डिडक्शन राइट नाउ, यानी आज ही आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपने इंफॉर्मेशन बताई है सर। हाँ ओके, तो ये प्रूफ इनफ है कि हमने वहाँ डाल दिया है। यस, हाँ इसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि आपने पैसा ट्रांसफर किया है जी। अब बाई चांस आप नहीं कर पाए, हाँ 2 साल के बाद परचेज नहीं कर पाए, 3 नहीं कर पाए, तो उस केस में जो एग्जेम्पशन आज मिल रहा है वो ऑब्वियस विड्रॉ हो जाएगा। अच्छा जिस ईयर में 2 इयर्स कंप्लीट हुए उस ईयर में आपको विड्रॉ हो जाएगा जी। और इसमें एक बात और है कि कभी कभी जो नया मकान आप खरीद रहे हैं हाँ, वो 1 या 2 मकान भी खरीद सकते हैं आप, जी। लेकिन उनकी कॉस्ट 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके। राइट, यदि 2 करोड़ के अंदर अंदर है तो 1 से ज्यादा मकान भी खरीद सकते हैं। और इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और है कि यदि हम एक ही मकान बेच रहे हैं तो वो मकान खरीद रहे हैं, मैंने अपना मकान बेचा और नया जो मकान ले रहा हूँ वो मकान की कॉस्ट भी 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके। 10 करोड़ से ज्यादा कॉस्ट है तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। वो तो 10 करोड़ की कम है तो आपको इसमें एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम ये प्लानिंग कर सकते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमें सेटिस्फाई करना होगा कि विद इन 2 ईयर इधर भी परचेज और विद इन 3 ईयर हम लोग नया मकान बना लेंगे। तो सर अच्छा इंडिया में ही खरीदना है कि मैं अगर बाहर खरीदे हाँ, तब भी क्या ये रिलैक्सेशन मिलेगा? नहीं, ये प्रॉपर्टी मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। अच्छा, ये यदि कंडीशन आपने पोलैंड में खरीद लिया या अमेरिका में खरीद लिया तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो exemption। एग्जेम्पशन लेने की जरूरत है, मकान यही खरीदे आप। जी। और एग्जेम्पशन अब कितना मिलेगा? हाँ, क्या ये फुल एग्जेम्पशन मतलब जितना गेन है उतना का है, उससे कम का अगर मैं मकान ले लूं तो देखिए हाँ इसमें देखिए इसमें सिंपल लॉजिक है कि जो मकान आपने बेचा है उससे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ जी, द क्वांटम ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओके, और अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू हाउस व्हिच एवर इज लेस, एग्जेम्प्टेड उतना मिल जाएगा, उतना एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। यदि पूरा का पूरा गेन आपने इन्वेस्ट कर दिया जी। तो 100% एग्जेम्पशन मिल जाएगा, और यदि पूरा गेन आपने नहीं इन्वेस्ट नहीं किया तो आपको एग्जेम्पशन नहीं तो मिलेगा। प्रोपोर्शनल एग्जेम्पशन। Proportional exemption मिलेगा। तो सर ये तो बड़ी इन्फॉर्मेशन आपने इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करी है हाँ। कि जब हम मकान बेचते हैं तो उस इनकम को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी टैक्स प्लानिंग के थ्रू और सेव भी कर सकते हैं। और हाँ लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखें, जो मकान आपने बेचा वो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर टैक्सेबल भी होना चाहिए, मतलब हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर आना चाहिए। तो कुल मिलाकर सिंपल अपने नटशेल में समरी कर सकते हैं कि जो मकान आपने बेचा है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, यानी 24 मंथ आपके होल्डिंग पीरियड आपके पास होनी चाहिए। नंबर 2, ट्रांसफर की डेट की 1 साल पहले या बाद के 2 सालों के अंदर नया मकान परचेज कर ले, या ट्रांसफर की डेट के बाद के 3 इयर्स के अंदर नया मकान कंस्ट्रक्ट कर ले तो उसको एग्जेम्पशन मिलेगा। और गेन यदि कैपिटल गेन अकाउंट डिपॉजिट स्कीम के अंदर पैसा जमा करा दिया तो यू आर एंटाइटल्ड, वो मान लेंगे कि आपने इन्वेस्ट कर दिया और आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और जो मकान खरीद रहे हैं, 1 से ज़्यादा खरीद रहे हैं तो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 1 मकान खरीद रहे हैं तो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सिंपल लास्ट में ध्यान रखें कि जितना गेन आपको हुआ है वो गेन का अमाउंट और कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस जो दोनों में से कम है वो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इतना तो यदि मैंने गेन 4 लाख का हुआ, नया मकान 10 लाख का खरीद लिया तो 4 लाख पूरा का पूरा एग्जेम्पशन हो जाएगा। ये इंटायर। तो सर ये तो आपने बात बताई जब मैं हाउस टू हाउस करती हूँ, लेकिन इसके अलावा लोग अपना गोल्ड बेचते हैं या अदर कोई प्रॉपर्टी बेचकर मकान लेना चाहते हैं, तो सर उस टॉपिक में मैं जरूर आपसे फिर से डिस्कशन चाहूंगी। हाँ, उसके लिए दूसरा सेक्शन लगेगा। अच्छा, उसके लिए दूसरा सेक्शन लगेगा। हाँ। तो सर बिल्कुल हम फिर एक इस टॉपिक पे फिर से डिस्कशन के लिए जरूर मिलेंगे। और आज आपने बड़ी कह रहे यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करी है किस तरह से हम मकान पर जो इनकम है उसको जो टैक्स लगता है कैपिटल गेन टैक्स उसको हम सेव कर सकते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।